नमस्ते साथी रोबो पूंजीपतियों, आशा है कि आप सभी ठीक हैं। एक नया ऑफिस मिला है, एक नया स्टूडियो मिला है। अटलांटा फेड, जीडीपी, नाउ संकेतक फिर से गिर गया है। मुझे पता है कि आप शायद सोच रहे होंगे, ठीक है जॉर्ज, मैंने पिछले हफ्ते वह वीडियो देखा था जहां यह सकारात्मक 2.3% से गिरकर 8.5% या नकारात्मक 8.5% पर आया। माफ कीजिए, और आप इसे समझने की कोशिश कर रहे थे, और यह संभवतः व्यापार घाटे आदि के कारण है। ठीक है, लेकिन अब ये और भी नीचे चला गया है। तो सबसे पहले चलिए अटलांटा फेड, जीडीपी, ये क्या क्वेश्चन वर्ड में बात करते हैं। और वास्तव में इससे पहले कि हम करें, चलो इन्वेस्टोपीडिया बिन की नाम चलते हैं और उनसे यह पता करते हैं कि जीडीपी की गणना कैसे की जाती है, क्योंकि मैं पहले इसे समझना चाहता हूं। और फिर हम अटलांटा फेड जीडीपी पूर्वानुमान के साथ हो रही घटनाओं पर नजर डालते हैं, और फिर हम कहते हैं ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्या ये सिर्फ घाटा है या शायद कहानी में और भी कुछ है, और अगर ये घाटा है तो क्या यह एक अच्छी बात है। हम इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। जीडीपी के अक्षर अक्सर राष्ट्रपति, फेडरल रिजर्व बोर्ड, पत्रकारों और कई अन्य लोगों द्वारा फेंके जाते हैं। यह सकल घरेलू उत्पाद के लिए खड़ा है, जो एक देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। एक तरह से यह एक देश के उत्पादन पर एक मूल्य टैग की तरह है, और यह अर्थव्यवस्था के आकार को मापता है। कीमत निम्नलिखित सूत्र से निर्धारित की जाती है: C प्लस G प्लस I प्लस NX बराबर जीडीपी, जहां C देश की निजी खपत या उपभोक्ता खर्च है, G सरकारी खर्च का योग है, I व्यवसायों के पूंजी खर्च का योग है, और NX देश के कुल शुद्ध निर्यात का प्रतिनिधित्व करता है, निर्यात माइनस आयात। जीडीपी एक महत्वपूर्ण संख्या है क्योंकि यह संकेत देती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और फैल रही है, या सिकुड़ रही है और संकुचित हो रही है। यह नए उत्पादों और सेवाओं के परिचय या मौजूदा उत्पादों में सुधार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देता है कि ये मांग को कैसे प्रभावित करते हैं। यह डेटा भविष्य के उत्पाद विकास और सुधार की योजना बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं, तो हम समझ गए है ना, निजी क्षेत्र का खर्च, सरकारी खर्च, मूल रूप से व्यवसाय द्वारा किया गया खर्च या निवेश। और फिर आपको व्यापार घाटे या व्यापार अधिशेष के साथ हो रही घटनाओं को जोड़ना या घटाना होगा, क्योंकि हम जिस चीज को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पष्ट रूप से यह एक बहुत ही असटीक संख्या है, लेकिन हम जो हल करने की कोशिश कर रहे हैं वह उन वस्तुओं और सेवाओं का है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित होती हैं। तो चेक स्पष्ट रूप से, अगर आपके पास आयात आ रहे हैं तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यह खुदरा लेन देन में पकड़ा जाएगा है ना, क्योंकि अगर हमारे पास चीन से यह सब सामान आ रहा है तो आप इसे वॉलमार्ट पर खरीद रहे हैं। खैर, जब आप इसे वॉलमार्ट पर खरीदते हैं तो वह लेन देन जीडीपी में शामिल किया जाएगा। यह इसका सी हिस्सा है, उपभोक्ता खर्च या निजी क्षेत्र का खर्च। लेकिन हमने इसे यहां नहीं बनाया है ना, तो हमें क्या करना है वह यह है कि हमें इसे घटाना होगा, और यहीं पर हम व्यापार घाटे पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर व्यापार अधिशेष है तो स्पष्ट रूप से आप उसे जीडीपी में जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम इतने उत्पादक हैं कि हम इतनी सारी चीजें बना रहे हैं कि हम वास्तव में अतिरिक्त उत्पादकता को अन्य देशों को निर्यात कर सकते हैं। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित हुआ, तो हम व्यापार अधिशेष को फिर से जोड़ना चाहेंगे, और फिर हम व्यापार घाटे को घटाना चाहेंगे, क्योंकि फिर से हम जिस चीज को हल करने की कोशिश कर रहे हैं वह सामान, वस्तुएं और सेवाएं हैं जो अमेरिका में उत्पादित हुई। घरेलू अर्थव्यवस्था हमारी किसी भी निश्चित समय सीमा के लिए उत्पादकता कितनी प्रभावी थी। तो अब आप खुद चलिए अटलांटा फेड के पास चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी वह जीडीपी यहां लगभग 2.3% है, और फिर हमें बस ये वाइली कोयोटी पल मिलता है जहां ये अचानक गिर जाता है। अब बस ज्यादातर वो सब लोग, और जब मैं इसे लाइव स्ट्रीम पर सोच रहा था, हम बस व्यापार घाटे पर ही ध्यान दे रहे थे। ये ऐसा है, वाह ठीक है, व्यापार घाटा अभी आया है, शायद यही वजह थी। लेकिन फिर मैं सोचने लगा, ठीक है, लेकिन मैं मतलब उन्हें कैसे नहीं पता था कि व्यापार घाटा होने वाला है।
और ऐसा नहीं है कि पिछले महीने हमारे पास व्यापार अधिशेष था। मेरा मतलब है पिछले महीने ये लगभग 120 था और फिर ये लगभग 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया। तो 150 अरब डॉलर एक बड़ा आंकड़ा है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा व्यापार घाटा है जो हमने कभी देखा है, लेकिन ये उस दिशा में बढ़ रहा था। तो ये क्यों नहीं पकड़ा गया? जीडीपी में अब जैसे कि ये अचानक नहीं होता। ये पहला ऐसा सवाल था जो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत से लोग ये तर्क कर रहे थे कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यह सभी कंपनियों के टैरिफ से पहले की कोशिश का परिणाम है, जो कि समझ में आता है। इसमें स्पष्ट रूप से बहुत कुछ है। तो ये कंपनियां चिंतित हैं कि ठीक है, बुरा है, मेरे पास सभी इनपुट लागते हैं, या सभी ये इनपुट हैं जो मैं मेक्सिको, चीन या कनाडा या जो भी हो से आयात कर रहा हूं मेरे विजेट को बनाने के लिए। और अगर ट्रंप 25% का टैरिफ लगाते हैं तो मुझे इस इनपुट के लिए ने अतिरिक्त 25% भुगतान करना होगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो मैं अभी इन्वेंट्री को भरने जा रहा हूं, बस उन टैरिफ से पहले की कोशिश करने के लिए, ताकि मैं फंस ना जाऊं। और फिर से ये बहुत समझ में आता है। तो क्या हमें जीडीपी से उस घाटे के हिस्से को घटाना चाहिए? शायद नहीं। मेरा मतलब है, मैं इस तर्क को समझता हूं, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये एक तरह की असामान्यता है। जब आप टैरिफ या बीमारियों के सर्वेक्षण या ऐसी किसी भी चीज को देखते हैं, तो यह ऐसा नहीं है कि यह हर महीने होता है या यह हर साल होता है। तो मुझे लगता है कि वे इसे इस तरह से कर रहे हैं, वे अब इसे गणना कर रहे हैं। मेरा मतलब है, फिर से ये एक बहुत ही असटीक संख्या है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके पास जो फॉर्मूला है उसका कारण क्या है। लेकिन अब जो दिलचस्प है वह आज है। ठीक है, तो अब आप इसको व्यापार घाटे पर नहीं डाल सकते। हम नकारात्मक ओ 5% से लगभग नकारात्मक 3% तक जाते हैं। और फिर से मैं ये सभी के लिए दोहराना चाहता हूं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप व्यापार घाटे पर नहीं डाल सकते, क्योंकि यह उस खबर के आने के बाद हुआ था जिसमें 150 बिलियन के घाटे का जिक्र था जो हमारे पास था। मुझे लगता है कि आखिरी बार यह पिछले महीने गणना की गई थी। तो ये वही है जिसने हमें नकारात्मक 1.5 से लगभग नकारात्मक 3 तक पहुंचाया। ये कुछ और था, और मुझे नहीं पता। अगर आप यहां बुलिश हैं, मैं समझता हूं कि आप पहले के कदम को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप अगले कदम को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, खासकर जब आप इसे उस चीज के साथ जोड़ते हैं जो वक्र के साथ हो रहा है। निकट अवधि का फॉरवर्ड स्प्रेड, वक्र के लंबे अंत, हर चीज के साथ जो हम इस चैनल पर बात करते हैं। चलो देखते हैं, क्या यह हमें एक सटीक संख्या देता है? ठीक है, ये लो, नवीनतम अनुमान नकारात्मक 2.8। मेरा मतलब है, हमें देखना होगा कि कैसे, या वास्तव में मुझे इसे पढ़ने दो। जीडीपी अब मॉडल्स का अनुमान है कि 2025 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि नकारात्मक 2.8% होगी 3 मार्च को, जो 28 फरवरी को नकारात्मक 1.5% से कम है। आज सुबह अमेरिका से जारी आंकड़ों के बाद जनगणना ब्यूरो और आपूर्ति प्रबंधन संस्थान अब का अनुमान पहली तिमाही में वास्तविक व्यक्तिगत उपभोग व्यय की वृद्धि और वास्तविक निजी स्थिर निवेश की वृद्धि क्रमशः 1.3% और 3.5% से गिरकर 0.5% हो गई, और 0.1%। तो मैं सोचता हूं कि यह, और फिर से मैं इसे पहली बार पढ़ रहा हूं दोस्तों, लेकिन यह मुझे लगता है इसका तर्क है, क्योंकि उन्होंने इसे नकारात्मक 1.5 से नकारात्मक 2.8 तक ले जाया, और यह फिर से व्यक्तिगत उपभोग व्यय की वृद्धि के कारण है, क्योंकि यह 1.3 से गिरकर 0 पर पहुंच गई, और वास्तविक निजी स्थिर निवेश की वृद्धि 3.5 से गिरकर 0.1 मूल रूप से 0 पर पहुंच गई। तो मेरा मतलब है, सीधे एक खाई में, खासकर स्थिर निवेश की वृद्धि के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह वह अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। यह आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथी रेबेल कैपिटलिस्ट से मिलते हैं। यह ऑरलैंडो में है 23 मई को 25 तारीख तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ
माइक मलोनी, लिन ऑल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी पाने के लिए और ये जानने के लिए कि इस साल के रेबल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतजार मत करो, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट प्राप्त करें। और मैं आपसे ऑरलैंडो में 30 मई से 25 मई के बीच मिलूंगा।